इस बुलेटिन के अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की गई है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया है। महिला के पैर फिसलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए जरा ये वीडियो, ये है वो वीडियो। बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में चढ़ते वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और तभी पैर फिसल गया। हालांकि गनीमत रही कि वहां पर एक शख्स मौजूद था जिसने महिला की जान बचा ली, अन्यथा महिला जो है वो ट्रैक में फंस भी सकती थी, महिला की जान भी जा सकती थी। और ऐसी दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी जरूर है कि इस तरीके के हादसे जो बढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अशोक, चलती ट्रेन पर महिला के चढ़ने का ये वीडियो आया है सामने, क्या कुछ जानकारी? देखिए श्रुति, ये अनूपगढ़ के रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक परिवार जब चलती हुई ट्रेन से में चढ़ने लगता है तो परिवार का जो पुरुष सदस्य होता है और एक बच्चा होता है वो तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन एक अधेड़ उम्र की महिला जब ट्रेन में नहीं चढ़ पाती है और चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का जबरदस्ती प्रयास करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में लगभग गिर ही जाती है। लेकिन तभी मौके पर मौजूद एक रेलवे के ही कर्मचारी, जिसका नाम नंदराम बताया जा रहा है, गेटमैन है, उसने उस लड़खड़ाती गिरती हुई महिला को संभाल लिया। अदरवाइज वो महिला तय था कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आना का गिरना ही गिरना निश्चित था। लेकिन इस रेलवे कर्मचारी नंदराम की सजगता और तत्परता की वजह से उस महिला की जान बच गई। हालांकि उसी दौरान लोको पायलट ने भी स्थिति को देखते हुए ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और ये महिला सही सलामत बच गई। फिलहाल इस रेलवे कर्मचारी गेटमैन जो नंदराम है, इसकी भी काफी तारीफ की जा रही है कि इसकी तत्परता की वजह से इस अधेड़ उम्र की महिला की जान जाते जाते बची। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है, ये वीडियो बताती है कि किस तरीके से लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बताते चले, आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। भारत का मोस्ट वांटेड ये आतंकी बताया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, लाहौर में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन रहस्यमय तरीके से आतंकी मक्की की मौत हुई है। पाकिस्तान में रह रहा था लश्कर का आतंकी मक्की। हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं आतंकी मक्की की। मुंबई और लाल किले पर हमले में वांछित था मक्की और फिलहाल लाहौर में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर मौत के पीछे का कारण क्या है, लेकिन ये आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की जो भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल था, मक्की की मौत की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और मुंबई और लाल किले पर हमले में वांछित था मक्की। ये भी आपको बता दें कि 26/11 अटैक के गुनाहगार आतंकी माना गया था, जिसकी अब मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक, वैसे एक खबर ये भी है कि आई है, लेकिन अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। अब्दुल रहमान मक्की एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस्लामवादी और पाकिस्तानी इस्लामी कल्याणवादी आतंकवादी राजनीतिक संगठन जमात उद दावा का दूसरा प्रमुख और लश्कर तैयबा का नायब भी रहा है। चुड़ावा तहसील प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते एक बार फिर रास्ते में बार बार अतिक्रमण किया जा रहा है और अब प्रशासन को तीसरी बार शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाना पड़ा। तहसीलदार के आदेश पर गिरदावर की अगुवाई में टीम पुलिस जाब्ते के साथ गांव केहरपुर पहुंची और केहरपुर से श्यामपुरा जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को खुलवाया गया। पहले भी 2 बार अतिक्रमण हटाया जा चुका है। पहली बार इस रास्ते से 28 दिसंबर 2021 को और दूसरी बार 24 अगस्त 2022 को अतिक्रमण हटाया गया था। साथ ही प्रशासन ने अतिक्रमणकारी सोनू को पाबंद भी कर दिया है। केरपुरा से श्यामपुरा जाने वाला जो रास्ता है, ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस रास्ते को हम तीसरी बार श्रीमान तहसीलदार महोदय चढ़ावा के आदेश के पालना में पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम के सहयोग से खुलवा रहे हैं। अतिक्रमी हैं जिनका नाम स्वर्णपुत्र सरदार राम जाति जाट निवासी केरपुरा कला है, उनके द्वारा बार बार में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी कारण के रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे चूरू से खबर बताएं। चूरू शहर के नयावास में एक ही रात में 2 भाइयों के बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरी का मामला सामने आया। चोरी की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मकान मालिक जयपुर में रहते हैं, उनका भाई मुंबई गए थे। दोनों मकानों में रखी अलमारी तोड़कर ज्वेलरी समेत करीब 3 लाख रुपए चोर ले गए।
हमारे ही दोनों घर है, एक ताऊ जी का है बजरंग लाल जी इंदौरिया का और एक है स्वदेश इंदौरिया का। और ताऊ जी के घर से तो कोई थोड़ा बहुत ज्वेलरी है वो गायब हुई है और हमारे घर से काफ़ी नुकसान हुआ है। उसमें कैश पेमेंट भी है और ज्वेलरी भी है। कैश कितना है, ज्वेलरी कितनी है? अप्रोक्सीमेट नहीं बोल सकता, 2 से 2.5 कम से कम है। चोमू के हाईवे स्थित भोजलावा कट के पास निजी इंस्टीट्यूट के छात्रों से भरी एक बस निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई। हादसे में बस में सवार एक शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये भी बताते चले कि निजी इंस्टीट्यूट की अचानक बेकाबू ये बस हो गई थी और पुलिया से जा टकराई। हादसे के बाद बस में सवार स्टूडेंट्स में चीख पुकार मच गई। अस्पताल में घायल शिक्षक आनंदी लाल शर्मा ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच भी कर रही है। जो परिवहन विभाग इसमें जिम्मेदार है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी बसों का परिवहन विभाग फिटनेस जारी क्यों करता है। अभी हमने देखा था 10-15 दिन पहले एक बांसकोटा में अग्निकांड हुआ था, उसमें भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी कि जो परिवहन विभाग ऐसी बसों का फिटनेस जारी ही क्यों करता है। मेन जिम्मेदार इसमें विभाग है वो परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग को इसमें कठोर संज्ञान लेना होगा और कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई दर्दनाक हादसे ना हो। और चले इस बीच आपको कोटपुतली से बड़ी खबर बताते चले। कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना चलाया गया और उसके तहत इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। 96 घंटे हो चुके हैं लेकिन बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। रुक रुक कर बारिश खलल डाल रही है इस पूरे ऑपरेशन में। रेस्क्यू टीम को काम करने में परेशानी आ रही है। पाइप लिफ्टिंग के लिए मंगवाई गई दूसरी क्रेन अब पहले 55 टन वजन उठाने की क्षमता वाली थी क्रेन, अब 100 टन वजन उठाने की क्षमता वाली क्रेन मंगवाई गई है। क्योंकि 130 फीट की दूरी पर मासूम चेतना 3 साल की फंसी हुई है। 96 घंटे बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच में मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया। लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, जिस वजह से इस कार्रवाई को, इस ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में जैसे ही मौसम साफ हो रहा है वैसे ही फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि मासूम चेतना को उस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन बीच बीच में जैसे ही ड्रिलिंग की जा रही है वैसे ही पत्थर रुकावट बन जा रही है। पहले तो जो क्रेन मंगाई गई थी वो बताया जा रहा है कि वो 55 टन की क्षमता थी, लेकिन अब 100 टन वजन उठाने की क्षमता वाली क्रेन मंगवाई गई है, जिस वजह से बीच में जो ड्रिलिंग की जा रही, खुदाई की जा रही, उसमें जो पत्थर आ जा रहे हैं उसको उठाने के लिए क्रेन हमारे पास मौजूद रहे और उस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी सफलतापूर्वक किया जा सके ताकि 96 घंटे के बाद अब 1 घंटा भी वेस्ट बर्बाद ना हो और मासूम 3 साल की चेतना को उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। बता दें जब से ये घटना घटित हुई है तब से परिवार भी गमगीन माहौल में है। मां ने चेतना की 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि उसकी मासूम बच्ची भी 3 दिन से बोरवेल में ही है और उसने भी कुछ भी नहीं खाया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी अपडेट्स क्या है, क्या कुछ ऑपरेशन में सफलता अभी तक मिल पाई है? जी, बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता की तो बरसात उस रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल बराबर डाल रही है, क्योंकि पिछली रात से जो बारिश का दौर शुरू हुआ था वो आज भी जारी है और लगातार जो बारिश का दौर है वो रुक रुक कर हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहा है। हाँ, फिलहाल जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो पहले 55 टन वजनी क्षमता की जो क्रेन थी वो उस पाइप को उठाने में थोड़ी असमर्थ थी, इस वजह से उसको वापस भिजवा दिया गया। उसकी जगह जो 100 टन वजनी क्षमता को उठाने वाली क्रेन है उसको बुलाया गया है। वो जो क्रेन है वो मौके पे पहुंच चुकी है। अब जो वो पाइप है, क्योंकि उसको लिफ्टिंग करना जरूरी है, जब जो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं वो गड्ढे में उतरेंगे तो लिफ्टिंग जरूरी है पाइपों की, और लिफ्टिंग के जरिए अगर कम क्षमता की जो क्रेन है उससे कोई हादसा नहीं हो तो एहतियात के तौर पे 100 टन क्षमता की वजन उठाने वाली क्रेन को यहाँ बुलाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को सुरक्षित अंजाम दिया जा सके। जो टीम के सदस्य हैं उनको सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो, इसलिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। बात करें बरसात की तो क्षेत्र में लगातार बरसात का दौर जारी है, गड्ढे में पानी नहीं भरे इसके लिए भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे तिरपाल लगाया जा रहा है, वाटर प्रूफ जो तिरपाल है उनको लगाया गया है। साथ में ही जो क्रेन की सहायता से एक मिट्टी के जो दीवार है वो बनाई जा रही है ताकि गड्ढे में पानी नहीं जाए और सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। अच्छा, ये भी जरा हीरा बताइएगा कि अभी इस बीच में परिवारजनों की कंडीशन कैसी है, माँ की हालात कैसे हैं?
जी मैं बताना चाहूंगा कि बच्ची 23 दिसंबर के दोपहर में जब बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिरी थी, उसके बाद जब परिजनों को लगे तो उनकी चिंता बढ़ गई और चिंता बढ़ने के साथ जब उसकी माँ की तबीयत भी खराब है, क्योंकि 100 घंटे इस ऑपरेशन को चलते हुए गए, 100 घंटे से लगातार बच्ची उनकी आंखों से ओझल है, उनसे दूर है, तो कहीं ना कहीं उस बात की चिंता उस माँ को खाए जा रही है और माँ के आंखों में जो उसकी पीड़ा है वो कहीं ना कहीं उसकी आंसू के द्वारा झलक रही है। तो बार बार वो अपनी बच्ची को याद करके बेहोश भी हो रही है, साथ में वो बच्ची विलाप कर रही है कि मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दो। जो डॉक्टर की टीम यहाँ है, मेडिकल टीम है, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है। जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण है, बराबर उनके साथ वहां घर पे बैठे हुए हैं और उनको दिलासा दे रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है कि जल्दी ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन माँ की जो ममता है वो इस बात को स्वीकार करने में असहज महसूस हो रही है और वो बार बार एक ही बात कह रही है कि मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। हालांकि जो ढांढस बंधवाया जा रहा है रिश्तेदारों अन्य परिजनों द्वारा, लेकिन वो ढांढस कहीं ना कहीं माँ की पीड़ा को कम नहीं कर रहा है। अभी जो 100 टन वाला क्रेन मंगवाया गया है, क्या आपको लग रहा है हीरालाल कि इससे जो खलल पैदा हो रही है, जैसे मिट्टी खोदी जा रही है, पत्थर आ जा रहा है, वो इसमें मदद साबित होगी? अब कोई रुकावट नहीं आएगी? जी मैं बताना चाहूंगा, जो 100 टन वजनी क्षमता को उठाने वाली जो क्रेन मंगाई गई है, जो पाइप अंदर डाले जा रहे हैं, ये केवल क्रेन उस पाइपों को लिफ्टिंग करने का काम करेगी, क्योंकि जो 170 फीट की गहराई की जो पाइलिंग की जानी थी वो कल रात को कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद कल रात को पाइप डालने का जो कार्य किया जा रहा था, वेल्डिंग करके जब पाइप अंदर डाले जा रहे थे, वो लगातार जारी था, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं इस कार्य में बाधक बनी हुई थी और इस वजह से जो आज भी जो बारिश का दौर है, तो वो काम को कहीं ना कहीं देरी से उस काम को अंजाम हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो बारिश है इस देरी का कारण बन रही है। बहुत शुक्रिया। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर। तो वहीं राजस्थान में खुले बोरवेल हादसों का कारण बन रहे हैं। पहले कालीखाड़ में आर्यन की बोरवेल हादसे में मौत हो गई, वहीं अब कोटपुतली में चेतना बोरवेल में फंसी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्शन में है। उन्होंने बोरवेल बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी प्रशासन केवल औपचारिकता ही पूरी कर रहा है। दौसा जिला बोरवेल हादसे का दंश इसी महीने झेल चुका है। दौसा के डीएम देवेंद्र कुमार ने खुले बोरवेल बंद करने के लिए भी आदेश दे रखे हैं। तो वहीं न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम बंद करो ओपन बोरवेल चला रहा है और इसी मुहिम के तहत हमारे संवाददाता दौसा के भेडोली इंटरचेंज के पास पहुंचे तो निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के पास एक खेत में हैरान कर देने वाली तस्वीर नजर आई। पहले तो हमें एक कुआं दिखाई दिया जो खुला हुआ मिला और उसके चारों तरफ की मिट्टी धसी हुई थी। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे तो कुएं पर जाल भी नहीं लगा हुआ था और वहीं बोरवेल भी खुला मिला। कालीखाड़ और कोटपुतली जैसे हादसे की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए खुले बोरवेल बंद किए जाए, इस मुहिम को हम चला रहे हैं। और इसी मुहिम के तहत हम दौसा के भेडोली इंटरचेंज के पास पहुंचे हैं। यहाँ एक खेत की जो तस्वीर देख के मैं खुद हैरान हो गया। आप तस्वीर देखिए, ये कुआं है, कुआं पूरी तरह जमीन के लेवल का है, ओपन कुआं है। कुएं के बगल में पूरी तरह ये धस चुकी है मिट्टी, यानी बारिश के दिनों में यहाँ मलबा जरूर बना होगा। मवेशी गिरने का डर तो इसमें हमेशा बना रहता है। आम पब्लिक भी यहाँ पर कोई आ जाए वो भी गिर सकता है। इस कुएं से महज कुछ चंद कदम दूर ये बोरवेल देखो, इस बोरवेल पे पाइप लगा हुआ है। बोरवेल, लेकिन जिस तरह बोरवेल पूरी तरह धसा हुआ है, आप देखिए किस तरह बगल में होकर ये जगह बनाई गई थी। बांदीकुई में जो नीरू गिरी थी वो भी इसी तरह के बोरवेल में गिरी थी। ऐसी तस्वीर यहाँ पर है और इस बोरवेल से चंद कदम दूर, यानी मुश्किल से 3 से 4 कदम दूर एक बोरवेल और है। इस बोरवेल की तस्वीर देखो, यहाँ पर पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस कारण इन बोरवेलों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हम जिम्मेदारों से भी बात करते, इस खेत के मालिक से भी बात करते, लेकिन यहाँ क्या दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही है, खेत का मालिक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम अपनी खबर के माध्यम से दौसा प्रशासन से अपील करते हैं कि दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में ओपन बोरवेल हैं, तो कृपया इन ओपन बोरवेल को बंद करने के लिए एक बड़े मुहिम की आवश्यकता है। हालांकि दौसा के कलेक्टर ने मुहिम चलाई, 600 के करीब बोरवेल बंद कराए, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में ओपन बोरवेल है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और इधर बीकानेर दौरे पर आए हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया।
साथ ही कहा कि प्रखर अर्थशास्त्री के निधन से देश को बड़ी क्षति हुई है। 2009 से 2014 तक के उनके कार्यकाल में मुझे भी संसद का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला, इसलिए मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है। वहीं मेघवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि बेलगावी में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पूरे क्षेत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फोटो में जो भारत का नक्शा दिखाया गया उसमें कश्मीर के हिस्से को गायब कर रखा है। इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि कांग्रेस किसके साथ है। कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर कांग्रेस अब क्या क्लेम कर रही है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे और जो प्रमुख आर्थिक बदलाव हुए उस समय उन्होंने देश का नेतृत्व किया। ऐसे प्रख्यात अर्थशास्त्री के जाने से निश्चित रूप से पूरे देश में शोक की लहर है और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी क्षति हुई है, क्योंकि 2009 से 14 के बीच में जब मैं लोकसभा का मेंबर था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इसलिए कुछ बहुत सी यादें भी हमारी उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। डूंगरपुर शहर में शास्त्री कॉलोनी रोड पर शुक्रवार को बेकाबू डंपर पहले पेड़ से टकराया, फिर बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद चालक डंपर को तेज रफ्तार भगा कर ले गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भागने की फिराक में डंपर चालक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक को टक्कर मारते ड्राइवर उसे भगाकर तहसील चौराहे की ओर ले गया। ये सूचना मिली कि पुलिस लाइन ओटे के पास एक डंपर ने चाय पी रहे लोगों को टक्कर मारी, जिस पर मौके पे पहुंचे तो एक बाइक को 2 जन को टक्कर मारी, जिससे 2 जन को हॉस्पिटल पहुंचाया और डंपर मौके से भाग चुका। उदयपुर में आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ, हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। दरअसल सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम थी, ऐसे में एक रोडवेज बस और निजी बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों बसों के चालक मौके से फरार हो गए। एक बस उदयपुर से झाडोल की तरफ जा रही थी तो दूसरी बस झाडोल से उदयपुर आ रही थी। यह हादसा सीसारमा क्षेत्र में हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली है, वहीं बरसात के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। आपको हम अभी 4 जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे जो आपके सामने हैं। देखिए कि किस तरह सिरोही के माउंट आबू में झमाझम बारिश है, लेकिन फिर भी पर्यटक सैलानी है कि इसका आनंद लुत्फ उठाते हुए पीछे नहीं हट रहे हैं। श्री गंगानगर में भी इस तरह मूसलाधार बारिश हुई। झुंझुनू में भी आप बारिश की कहर को देख रहे हैं। वहीं कोटा में भी बारिश होती हुई नजर आई और इस दरमियान जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है। सड़कों पर जो परिवहन यानी कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश भर में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, कहीं पर हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव के बाद दिन में लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा। राजधानी जयपुर में मौसम का हाल बता रहे हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में आज मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, तो कुछ इलाकों में बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और देर रात शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलेगा और कल पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस सिस्टम का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार जो है वो जताए हैं। राजधानी जयपुर में किस प्रकार का मौसम है आज देख सकते हैं आप, किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद सूर्य देव के दर्शन जो है वो नहीं हो रहे हैं और दिन में लोगों को ठिठुरन जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर्दी किस प्रकार की लग रही है, कैसा मौसम मजा आ रहा है? ये कल से बहुत ज़बरदस्त पड़ी सर्दी पड़ रही है, कल से सर्दी ज़्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा, बारिश हुई है। अभी देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाओ तो अभी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, रोपा वोपा लगा कर।
अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। ये मौसम कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बारिश हुई है रात को, तो दिन में ठंडक, दिन की ठंडक अच्छी लग रही है अभी। अच्छा, तो कैसे बचाव कर रहे हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर लगातार गिरते जा रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? यहाँ इतना महसूस नहीं होता है, बस खाली ये 2 चीज़ पहनने से ठीक और कवर हो जाता है। तो देखिए मौसम जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है राजधानी जयपुर में, और मौसम विभाग का ये कहना है कि पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो आज पूरे दिन भर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नजर आएगा, लेकिन कल से जो है वो मौसम फिर से साफ होने लगेगा और नए साल पर कड़ाके की सर्दी जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है। यानी पश्चिम विक्षोभ का असर आज समाप्त हो जाएगा और कल से फिर से मौसम जो है वो शुष्क होने के आसार है। साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी जो है वो कल दर्ज किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं अजमेर में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। लगातार हुई बारिश के बाद अलग अलग स्थान पर पानी भर गया है। शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं कई सारे जिलों की, सिरोही के, माउंट आबू की, झुंझुनू की, श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, जहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ा क्योंकि ठंड में बारिश हुई और बारिश के साथ कहीं कहीं पानी भी जमा होता दिखाई पड़ा। सिरोही के माउंट आबू में तस्वीर देखिए, सैलानी उसका मजा लेते हुए नजर आए। पिंक सिटी जयपुर में भी हालात वही हुए। वहीं अजमेर में झमाझम बारिश हुई। राजसमंद और सिरोही में भी बारिश का दौर चला। श्रीगंगानगर और कोटा और झुंझुनू में भी बारिश दिखाई पड़ी है। वहीं झुंझुनू के पिरानी की अगर बात करें तो तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आपको झुंझुनू की दिखा रहे हैं, जहां ओलावृष्टि से सरसों, मटर सहित यानी कि रबी की फसलें, सब्जी की अन्य फसलों में नुकसान की संभावना है। बदलते मौसम के मिजाज के बाद जिले भर में रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। पिलानी मौसम केंद्र पर 11.1 mm बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जिले के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए ओलावृष्टि, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की थी। बारिश के साथ साथ हवाओं से ठिठुरन बढ़ने से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए गांव शहर शौ खबर। नमस्कार।